हाँ, तो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में एलएसएम में लेक्चर नंबर 4। आज अपन कनेक्शन डिज़ाइन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात पढ़ेंगे। हाँ, टर्म एक तो पिच, जिस पे क्रिकेट खेलते हैं। एक गेज। हाँ, गेज जैसे रहता है ना, कितना मोटा है लोहे का पतरा। गेज, पिच, गेज और एज डिस्टेंस, इन सब के डिस्टेंस। तो पिच वो नहीं है। हाँ, पिच एक तो है, रहता ही है, क्रिकेट वाला पिच तो रहता ही है। एक पिच ये भी रहता है, जैसे मान लो बोल्ट है या स्क्रू है, उसमें जो थ्रेड हैं, इनके बीच की दूरी को भी पिच बोलते हैं। ऐसा भी रहता है। फिलहाल एक और भी पिच डिस्टेंस होता है। तो जैसे मान लो दो प्लेट आपस में जोड़नी पड़ गई, ऐसी मजबूरियां आ गई। एक प्लेट थोड़ी बड़ी बना दी है, दूसरी प्लेट थोड़ी छोटी बना दी है। हो सकता है समान साइज की भी जोड़ना पड़े। इसको अगर साइड से देखें तो ये एक प्लेट है, इसकी सीध में है। हो सकता है ये नीचे वाली प्लेट थोड़ी मोटी है, जैसे मान लो ये 12 mm की है। हो सकता है ये वाली 10 mm की है, या हो सकता है दोनों बराबर साइज की भी हो। तब भी ये बातें लागू होती जो अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए पहले मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। टेढ़ा हो गया। चलो, तो ये एक डायग्राम देखो। ये जो तीर हैं, ये इसके ऊपर लोड किस दिशा में लग रहा है ऐसा दिखाया जा रहा है। इसको घुमा लो, ठीक है। लोड की दिशा में नापने वाली दो छेदों के बीच की दूरी को क्या बोल रहे हैं? पिच डिस्टेंस। पिच का डिस्टेंस। और जिस दिशा में लोड लग रहा है उसके परपेंडिकुलर दिशा में अगर छेदों के बीच की दूरी नाप रहे हैं तो उसे कहते हैं गेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए मैं इसलिए सबसे पहले पिच शब्द लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ दिख रहा है। क्योंकि अगर मान लो इस प्रकार से छेद कर रखे, मान लो 3 छेद कर रखे, तो ये रहेगा पिच डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का पिच डिस्टेंस रहेगा ये, है ना। अपन ये तिरछा भी नाप सकते हैं दूरी को, लेकिन वो पिच डिस्टेंस नहीं रहेगी, है ना। ये सब बातें अपन ये एज्यूम कर रहे हैं कि लोड, बाहरी बल इस दिशा में लग रहा है, तो इस दिशा में ही नाप रहे हैं डिस्टेंस, तो पिच डिस्टेंस है। इसके अलावा गेज डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का गेज डिस्टेंस 0 रहेगा, क्योंकि ये छेद भी वही है जहाँ पे ये छेद है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकली हाइट सेम है। लेकिन ये वाला छेद और ये वाले छेद के बीच का डिस्टेंस को अगर गेज डिस्टेंस करें तो वो 0 से ज़्यादा आएगा, है ना। इन दोनों छेद का गेज डिस्टेंस 0 आएगा। तो ये 90 डिग्री एंगल पे नाप रहे हैं लोड की दिशा से, ठीक है। अब एज डिस्टेंस है। अच्छा, और ये जो डिस्टेंस अपन नाप रहे हैं, ये मैंने तीर यहाँ बनाया है ना। ऐसा नहीं होता है। ये सेंटर, छेद के सेंटर से पिच नापते हैं दूसरे छेद के सेंटर तक। इसी प्रकार से गेज डिस्टेंस में जो ये तीर बना है, ये ठीक बना है यहाँ पे, और ये जो केंद्र है इस छेद का, यहाँ तक। तो ये तो अभी 3 छेद बना दिए। हो सकता है काफ़ी सारे रिवेट यूज़ करे हो, बोल्ट यूज़ करे हो, जिसमें खूब सारे छेद करने पड़े हो। तो हर एक छेद का हर दूसरे छेद से डिस्टेंस को गेज और पिच डिस्टेंस दोनों तरह से कह सकते हैं। इसका यहाँ तक पिच डिस्टेंस ये है, इस छेद का इस छेद तक गेज डिस्टेंस ये है, ठीक है ना। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? जब इनके फेल होने का एरिया नेट निकालते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, उसमें इसका उपयोग होता है। ये अगर आप नहीं पहचान पाओगे तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे, दिक्कत ये है।
क्वेश्चन में इन सब की वैल्यू दी हुई रहती है। जैसे मान लो ये 20 mm दिया हुआ रहेगा, या मान लो 40 mm दिया है, ये हो सकता है 70 mm, 80 mm, 60 mm, ऐसे एग्जाम्पल बिल्कुल आसानी से इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। बस ये याद रखना है कि ऐसा मत कर देना पिच की जगह ये वाला डिस्टेंस रख दो, उल्टा मत कर देना। और दूसरी ये है कि जैसे ये एक छेद है, ये किनोर से कितनी दूर है, इसको कहेंगे अपन एज डिस्टेंस। ये अगर एक लिमिट से कम है, जैसा पिछली क्लास में बताया था, यदि इस प्रकार से छेद बना दिया है और छेद के सेंटर से इसकी दूरी बहुत कम बची है, तो ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। कितना ही मजबूत यहाँ बोल्ट भारी बेहतरीन हल्का वाला वो बोल्ट लगा दिया, लेकिन ये जिस तरह से कनेक्शन डिज़ाइन किया है इसमें प्रॉब्लम है, ये जल्दी टूट जाएगा। इसमें हम मजबूत बोल्ट का फ़ायदा ही नहीं उठा रहे, उसे ऐसी कमज़ोर जगह लगा रहे हैं कि कनेक्शन जल्दी टूट जा रहा है। तो ये एज डिस्टेंस कम से कम कितना रखें, इसकी एक लिमिट है। पिच डिस्टेंस कम से कम कितना रखें, उसकी एक लिमिट है। एज डिस्टेंस इसी प्रकार से पिच डिस्टेंस, मान लीजिए एकदम यहाँ पास पास चिपका के ये छेद कर दिए, उसमें बोल्ट लगा दिए, तो आपको क्या लगता है इसमें मजबूती रहेगी? नहीं रहेगी। पहले तो बोल्ट लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक इधर लगा दिया तो इसमें घुसेगा ही नहीं। चलो थोड़ा थोड़ा इतना दूर लगा बना दिया छेद कि बोल्ट लग जाए, एक बोल्ट यहाँ लग गया है। वैसे ऐसा नहीं होता है, बोल्ट का हेड कैसा होता है, हेक्सागोनल। तो इतनी पास पास लगा देते हैं ना, तो भी दिक्कत आती है। एक तो इसको टाइट करने में भी दिक्कत आएगी, दूसरा इनके बीच में ये जो डिस्टेंस कम है तो ये जल्दी फट जाता है। ठीक है, तो अब एज डिस्टेंस और पिच डिस्टेंस कितना रखें, इसकी लिमिट का एक टेबल देखते हैं अपन। हिल गया। तो ये टेबल इतने काम का है कि हालांकि आईएएस कोड में दिया है, पर इसे हमें याद कर लेना चाहिए ताकि हमारा फास्ट काम हो सके। इसके न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो पाओगे कि 2-2 लाइन में न्यूमेरिकल हो जाएंगे। क्या है हानिकेत, 2-4 लाइन में न्यूमेरिकल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 10 लाइन में तो लिखें, तो इसको बढ़ाना पड़ता है ना। और वो जो मेन 2 लाइन है वो याद नहीं है, अगर कैसे करें तो फिर ऐसा कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि इसमें लिखें क्या। उसको करने के लिए ये अपन को आना जरूरी है। वो जो 2 लाइन का न्यूमेरिकल है 10-10 नंबर का, एक तो यहाँ पे लिखा रहता है नॉमिनल डायमीटर। इसका मतलब ये है बोल्ट का डायमीटर। अगर बोल्ट का डायमीटर 12 mm है तो छेद डायमीटर ऑफ होल 13 mm का करना है, उससे 1 mm बढ़ा ताकि आसानी से उसमें फिट हो जाए बोल्ट। कल भी ये बात हो चुकी थी। 12 से ज़्यादा अगर डायमीटर है और 24 से कम है, इन दोनों के बीच की रेंज में 14, 16, 18, 20, 22, देखो 2-2 के डिफरेंस से आ रहे हैं बोल्ट, है ना। ऐसा नहीं कि 15 mm का बोल्ट उपलब्ध है। ठीक है, तो ये अगर 14 mm का है, हाँ सॉरी 12 और 14 में तो 1-1 mm बढ़ाना है, लेकिन 16 से 24 तक का अगर mm का डायमीटर का बोल्ट है तो 2-2 mm बढ़ाना है। तो 18 के बाद 16 के बाद 2-2 mm बढ़ रहे हैं, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26। और अगर 24 से ज़्यादा बड़ा डायमीटर है बोल्ट का तो डायमीटर +3 हो रहा है। मैंने अगर अनुभव की बात करें तो हमेशा 16 mm वाले डायमीटर का ज़्यादा आता है क्वेश्चन। एग्जाम्पल पता नहीं क्या है, रिपीट होते रहते हैं। अधिकतर जो प्लेट रहती हैं 12-12 mm के डायमीटर की रहती हैं, 12 mm की थिकनेस की रहती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, इन 3 में ही बोल्ट का डायमीटर झूलता है क्वेश्चन में। अधिकतर 16 mm का आता है, 16 का है तो 18 mm का छेद मान के चलना है। ठीक है, एज डिस्टेंस कम से कम कितना रखें, EBMM मिनिमम। अगर ये रफ एज है या रोल्ड सॉन या प्लांट एज है तो ये ऐसा रहता है, रफ एज है मतलब फिनिशिंग अच्छी नहीं है,
और रोल्ड या सॉन या प्लांट एज है तो मतलब फिनिशिंग अच्छी है। तो ये आप देखो लगभग ये डायमीटर बढ़ते बढ़ते एज डिस्टेंस कम से कम कितना रखना है भी बढ़ रहा है। मतलब अगर बड़ा डायमीटर का बोल्ट लगाना है तो एज डिस्टेंस कम से कम भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। 12 का 22 है तो 10 mm बढ़ा दिया, 14 का 26 है, तो ये ऐसा हो रहा है कुछ कुछ कि ये कितने गुना बढ़ रहा है। ये देखो आप 22/12 करें तो 0.1.83। ठीक है। अब 26/14 करें तो 1.85। ठीक है। अब 31/16 करें तो 1.9। 34/18 करें सब 1.9 के आसपास। हाँ ये सारे 1.8 1.9 के आसपास ही मिलेंगे। तो चूंकि ये मिनिमम है, करो बात करो, रुको मैं इसको पॉज कर देता हूँ। तो चूंकि ये मिनिमम है, मतलब मिनिमम इसके 1.8 गुणे से जितना डिस्टेंस निकल के आ रहा होता तो रखना ही है। इधर 1.9 समथिंग 1.85 समथिंग आ रहा है डिस्टेंस, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मिनिमम से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। तो जैसे मान लो 16 mm का रखना है, 16 mm का, सॉरी क्या रखना है, डायमीटर का बोल्ट यूज़ करना है, तो उसका दुगना कर लो 32 mm। तो 32 mm 31 से तो ज़्यादा ही आएगा। ऐसा हर जगह देखो, 18 का 38 है 36, तो वो 38 34 से तो ज़्यादा ही आएगा। इसी प्रकार से 20 का डबल 40, तो वो 37 है। तो डबल रखना सेफ्टी है, इससे कम नहीं रख सकते। तो ये हो गया कि कितना मिनिमम एज डिस्टेंस रखना है। इसके साथ ही पिच डिस्टेंस भी कम से कम कितना रखना है। 2.5। हाँ, डायमीटर का कम से कम 2.5 गुना। अगर 20 mm डायमीटर है तो हाँ, तो कितना हो जाएगा, 50 mm कम से कम रखना है। 16 mm है तो 2.5 गुना 40, बिल्कुल सही। ठीक है। अधिक से अधिक पिच कितना रखें। अब पता चला एक प्लेट को जोड़ना है, एक पिच बहुत इधर रख दिया, एक पिच बहुत उधर रख दिया, तो उनके बीच में क्या होता है, मान लो 2 रिवेट ऐसे लगा दिए हैं या 2 बोल्ट ऐसे लगा दिए जिनके बीच में दूरी ज़्यादा है, तो क्या होता है, जिस तरफ से लोड लग रहा है उस तरफ के रिवेट या बोल्ट में ज़्यादा लोड आता है, दूसरे वाले में कम आता है। इस प्रकार की दिक्कत होती है, वो जो 2 में बराबर शेयरिंग लोड की नहीं होती है। तो इस वजह से इसकी अधिकतम लिमिट भी सेट है। तो 32 गुणा टी यानी थिकनेस है, ये किसकी होगी थिकनेस, प्लेट की, या 300 mm, इन दोनों में से जो कम हो वो अधिकतम इसकी लिमिट है। तो अगर 10 mm की प्लेट है तो ये हो जाएगा 320। 300 mm लेना, तो 300 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर होल बड़े हैं, ओवर साइज होल हैं, जैसे मान लो 20 mm का बोल्ट लगा रहे हैं या रिवेट लगा रहे हैं, उसका होल 1.25 टाइम्स डी से ज़्यादा बड़ा होल नहीं करें, है ना। जैसे इसमें है ना कि 14 में 1 प्लस कर दिया, 16 में 2 प्लस कर दिया, तो 1.25 टाइम्स डायमीटर से कम आएंगे ये सब। या D+8 mm, ये 8+8 वाला तब आएगा जब ये बिल्कुल 40 से ज़्यादा mm के डायमीटर के होल लगते हैं, बोल्ट लगते हैं। सामान्यतः अपने क्वेश्चन में इस प्रकार के एग्जाम्पल आते नहीं हैं जिसमें ऐसे डायमीटर यूज़ करने पड़े। ये न्यूमेरिकल में ऐसे चीज़ पूछ सकते हैं, मान लो। अब इसकी डेफिनेशन अगर मान लो आपसे वाइवा में कोई पूछ ले या लिखना ही पड़ जाए, 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए पिच क्या है, तो मैंने बताया था 2 छेदों के बीच की दूरी नापनी है, किस दिशा में, लोड लगने की दिशा में। तो अब देखो उसी प्रकार से इसमें लिखा है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल। अब ये फास्टनर वही हैं जो जोड़ रहे हैं प्लेटों को, या तो बोल्ट या रिवेट, ये हैं सब फास्टनर। अब ये फास्ट कुछ करते नहीं, ऐसा नहीं तेजी दिखा रहे हैं, फिर भी इनका नाम फास्टनर है। इन ए लाइन, किस लाइन में ये दूरी नाप रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ लोड या स्ट्रेस।
स्टैगर्ड पिच, तो ये ऐसा रहता है कि दो पिच की दूरी अगर एक छेद यहाँ है एक छेद यहाँ है तो दोनों के एक ही लाइन में दूरी नाप रहे हैं अपन, जिस और इसी मान लो लाइन में लोड लग रहा है। स्टैगर्ड पिच ऐसा है कि लोड यहाँ एक छेद यहाँ है एक छेद यहाँ है और लोड इस दिशा में लग रहा है, जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था ये रहा। आप इन दोनों के बीच का अगर पिच नापना चाह रहे हो तो ये इतनी दूरी नापोगे, ये स्टैगर्ड पिच कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये लिखा भी है इसमें उसी प्रकार से। अच्छा फुल स्क्रीन करें। स्टैगर्ड पिच डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव फास्टनर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब आसपास के पड़ोसी फास्टनर, वही या तो बोल्ट या रिवेट, जो कि जिगजैग पैटर्न में लगे हुए हैं। ठीक है, बोल्ट लिखा है, ये बात रिवेट पे भी लागू होती है। मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड या स्ट्रेस, तो वही जैसा कि उस पेज में बताया था। ठीक है, ठीक है। अब एज डिस्टेंस देख लो। एज डिस्टेंस सेंटर ऑफ फास्टनर ये के छेद के सेंटर से नापते हैं कहाँ तक, एज ऑफ एलिमेंट। यहाँ प्लेट इसने लिखा है क्योंकि हो सकता है आई सेक्शन हो एंगल सेक्शन हो उसके एज से डिस्टेंस नापे, तो हमेशा प्लेट नहीं होती। हालांकि ये बात हो रहा है कि आई सेक्शन एल सेक्शन इन सब के को भी प्लेट से जोड़ के एक तरह से बनाते हैं या पहले से ही जुड़ी हुई प्लेटों से बनाते हैं। तो एलिमेंट लिख दिया है और इधर कॉमन शब्द फास्टनर है। फास्टनर के छेद के सेंटर से एलिमेंट के कोने तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस इसका नापना ऐसे है कि राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ लोड नापना है। हाँ, तो जो मैं डायग्राम बना रहा था उसमें संशोधन है अब। तो अब इसको एज डिस्टेंस कह रहे हैं। इसको एज डिस्टेंस कह रहे हैं अगर ये लोड की दिशा है तो। इससे 90 डिग्री में इसे मेजर करना रहता है। मिनिमम एज डिस्टेंस कितना रखना है वो अभी अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया, 1.7 टाइम्स डायमीटर। मैक्सिमम एज डिस्टेंस कितना रखना है इसकी भी लिमिट है, तो वो 12 गुणा टी है थिकनेस ऑफ प्लेट, और ये है कि ये है ये ईटा, तो ये है 250 बटा FY का पूरे का अंडर रूट है ना। अगर दो प्लेट आपस में जोड़ी हैं तो टी वो वाली लेना है जो दोनों में से कम वाली है, थिकनेस जिसकी कम हो, थिकनेस कम हो, थिनर हो। अगर कोरोसिव एनवायरनमेंट है तो एज डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देते हैं, जिसमें जंग लगने की वजह से एज खराब हो जाती है, तो 40 गुणा प्लस 40 रखते हैं। ये बात याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो सकता है कहीं SSC जूनियर एग्ज़ाम में आ जाए। बाकी से अपने को क्वेश्चन जो अपन पेपर में करते हैं RGPV के, उसमें ये काम में नहीं आता है। अब ये बोल्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे कि जॉइंट इसका कैसे डिज़ाइन होता है ना। ये अब आ जाएगा न्यूमेरिकल पोर्शन, तो ये अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू।